नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ अपडेटेड 10 में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीरें आई सामने। तस्वीरों में मजदूर सेफ्टी हेलमेट लगाए हुए आए नजर। मजदूरों को पहली बार पाइप के जरिए भेजा गया गर्म भोजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न। आज दोनों देशों के बीच होगी 14वीं विदेश मंत्री फ्रेमवर्क वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री व्यापक रणनीतिक साझेदारी का लेने वाले हैं जायजा। जांच एजेंसी NIA ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ मामला किया दर्ज। एयर इंडिया एयरलाइंस से उड़ान भरने वाले यात्रियों और एयरलाइन के संचालन को बंद करने की धमकी देने के लिए दर्ज किया गया मामला। गाजा पर ब्रिक्स की आपात बैठक आज। विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे आपात बैठक में शामिल। गाजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति को देखते हुए दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बुलाई है बैठक। गोवा में 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की रंगारंग शुरुआत। ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट महोत्सव में दिखाई जाने वाली पहली फिल्म। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग के एक हिस्से के ढहने से उसमें फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की मशक्कत लगातार जारी है। इस बीच सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीरें सामने आई है। सामने आई तस्वीरों में सुरंग में फंसे मजदूर सेफ्टी हेलमेट लगाए हुए नजर आ रहे हैं। हम बता दें कि मजदूरों को निकालने की कवायद और उनके हालात की जानकारी लेने के लिए कैमरे को सुरंग के अंदर भेजा गया था। कैमरे की इस फुटेज में फंसे सभी मजदूर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मजदूरों से वॉकी टॉकी पर बात भी की गई। 41 मजदूर एक हफ्ते से ज्यादा दिनों से सुरंग में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम उन्हें निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मलबा ज्यादा होने और ऊपर से मिट्टी धंसने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। इस बीच सोमवार को एक 6 इंच की नई पाइपलाइन से पहली बार इन मजदूरों तक सॉलिड फूड पहुंचाने में कामयाबी मिली है। उन्हें बोतल में भरकर गर्म खिचड़ी उपलब्ध करवाई गई है। हम आपको बता दें कि रेस्क्यू अभियान के लिए सोमवार को एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के 2 भीमकाय विमान C-17 ग्लोब मास्टर और हरक्यूलिस ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। दोनों विमानों से क्रेन की सहायता से मशीन और उपकरण उतारकर ट्रकों से उत्तरकाशी भेजे गए हैं। गाजा पर ब्रिक्स की आज एक आपात बैठक बुलाई गई है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस आपात बैठक में शामिल होने वाले हैं। गाजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति को देखते हुए दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स की ये विशेष बैठक बुलाई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बैठक में वीडियो लिंक के जरिए शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बैठक में नव आमंत्रित ब्रिक्स सदस्य भी हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स की आज हो रही इस आपात बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी हिस्सा लेने वाले हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस आपात बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। यह मामला पन्नून के नवीनतम वायरल वीडियो में एयर इंडिया एयरलाइंस से उड़ान भरने वाले यात्रियों और एयरलाइन के संचालन को बंद करने की धमकी देने के कारण दर्ज किया गया है। NIA के मुताबिक पन्नून ने यह भी धमकी दी है कि एयर इंडिया को दुनिया में काम नहीं करने दिया जाएगा। पन्नून के दावों और धमकियों के बाद कनाडा, भारत और कुछ अन्य देशों में जहां एयर इंडिया की उड़ानें संचालित हुआ करती हैं, सुरक्षा बलों ने हाई अलर्ट के साथ साथ जांच शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत एक गैर कानूनी संघ के रूप में सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया था।
पनून को 2020 में सरकार द्वारा व्यक्तिगत आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसी साल सितंबर में एनआईए ने अमृतसर और चंडीगढ़ में उसकी जमीन और घर जब्त कर लिए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 14वीं विदेश मंत्री फ्रेमवर्क वार्ता आज शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग का जायजा लेंगे। 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय फ्रेमवर्क वार्ता वो आयोजित कर रहे हैं। वो आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करने वाले हैं। इससे पहले कल भारत और ऑस्ट्रेलिया आपसी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हो गए। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटी सबमरीन, एंटी ड्रोन वारफेयर और साइबर जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि दोनों मंत्रियों ने संयुक्त अभ्यास, आदान प्रदान, संस्थागत वार्ता सहित दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर संतोष व्यक्त किया है। राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस वर्ष अगस्त में पहला बहुआयामी अभ्यास मालाबार सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए माल्स को बधाई भी दी। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच सूचना आदान प्रदान और समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने पानी के भीतर प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान में सहयोग पर भी चर्चा की। उन्होंने चुनौतियों को संयुक्त रूप से हल करने सहित दोनों देशों के रक्षा स्टार्टअप के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि मजबूत भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी न केवल दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए बल्कि हिंद प्रशांत की समग्र सुरक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि हिंद प्रशांत रणनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले हाल के घटनाक्रमों के बारे में बातचीत की गई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया पर भी विचार का आदान प्रदान किया। उन्होंने विश्व कप क्रिकेट फाइनल मैच पर भी विशेष रूप से चर्चा की। अपनी ओडिशा यात्रा के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति पहाड़पुर गांव में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। वो बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन गई और 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। वो रायंगपुर डाक मंडल का उद्घाटन करेंगे और एक स्मारक आवरण भी जारी करेंगे। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार परियोजना की आधारशिला रखने के लिए वहां गई हैं। वो बादाम पहाड़ से रायंगपुर तक बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस रेलगाड़ी से यात्रा भी करने वाली हैं। राष्ट्रपति ओडिशा के बुर्ला में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 22 नवंबर को राष्ट्रपति संबलपुर में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा की शुरुआत करेंगी। बाद में राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के पुत्तापर्थी जाएंगी और श्री सत्य साई उच्च शिक्षण संस्थान के 42वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सोमवार को मानवता की सेवा को समर्पित शांतिगिरी आश्रम की दिल्ली शाखा के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने आश्रम के योगदान और इसके जरिए किए जा रहे कामों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश लगातार तरक्की की राह पर अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि G20 के दौरान दुनिया ने भारत की बढ़ती ताकत को देखा है। उपराष्ट्रपति ने इस बात को भी जोड़ा कि आज इस देश में हमें एक ऐसी मानसिकता की आवश्यकता है जो हमारे सभ्यतागत लोकाचार को प्रतिबिंबित करे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आज आम आदमी तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में गांवों से लेकर शहरों तक इंटरनेट की मांग बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि देश में आज रिकॉर्ड डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है। The progress blossoms only with holistic progress, development. I see that all around. I am son of a farmer
I could never imagine all my lives that in a country like ours, there will be farmers, number being more than 110 million, 11 crores, who will be receiving thrice a year benefit of the government installment. Government giving installment is not my concern. Government being fully equipped to send money is not my concern. My pride is that a farmer in a distant village is fully technologically equipped to receive that benefit. We have some of the finest brains in Parliament. They have seen the world. They know global developments. They know that in 2022, per capita data consumption of internet in Bharat was more than that of USA and China taken together. They know it. Why should they be on back foot? A political commitment or belief in a political ideology cannot bind you to that level that you don't recognize nationalism. That is very fundamental. Imagine the kind of revolution which has taken place in this country technologically. It is deep-rooted to every village and dhani, and that is why in 2022, 46% of digital transactions were in Bharat. 46% of global transactions. Our transactions, brothers and sisters, were 4 times the combined of US, UK, France and Germany. Only account of these things. इस बीच निर्वाचन आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से 1760 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की गई है। ये 2018 में जब्त की गई सामग्री से बहुत अधिक है। इन 5 राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 2018 में लगभग 215 करोड़ रुपए की राशि और सामग्री जब्त की गई थी। अब तक तेलंगाना में ही सबसे अधिक 659 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त कर ली गई है। राजस्थान में 650 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश में 323 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सोमवार को गोवा में शुरू हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 9 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग 20% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ दुनिया में 5वां सबसे बड़ा और सबसे वैश्वीकृत उद्योग माना जाता है। उद्घाटन समारोह बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस साल के महोत्सव की शुरुआत ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट से हुई। उद्घाटन समारोह के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि इस महोत्सव के लिए 105 देशों से 2926 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना ज्यादा हैं। उन्होंने बताया कि महोत्सव के दौरान 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 18 इंटरनेशनल, 62 एशिया और 89 इंडिया प्रीमियर दिखाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि OTT श्रृंखला और फिल्मों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए इस वर्ष से OTT पुरस्कार भी शुरू किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार के लिए 15 OTT प्लेटफॉर्म से 10 भाषाओं में कुल 32 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। एक महत्वपूर्ण कदम है और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। For the next 8 days, Goa will be colored in the grandeur of 54th IFFI. A creativity, cinematic brilliance and sheer entertainment that epitomizes India's growing position as the world's 5th largest market in the media and entertainment space. Yes, I have rightly mentioned it. India on one hand has become the 5th largest economy of the world. On the other hand, all because of your efforts, India is the 5th largest in the world media and entertainment industry.
And in the coming years, in next 5 years, India is going to be the third largest economy of the world. At the same time, we will also become the third largest market in the media and entertainment space. भारत को फिल्म मेकिंग के प्राइम हब के तौर पर प्रमोट करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। देश को फॉरेन फिल्म मेकर्स का पसंदीदा स्थान बनाने के लिए एनहेंस्ड इंसेंटिव्स भी शुरू किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य भारतीय मनोरंजन उद्योग की विशाल क्षमता का उपयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना और विदेशी फिल्म निर्माताओं से निवेश हासिल करना है। India, a country of beauty and mysticism, a land of abundant charm, a treasure trove of cultural diversity, and a sea of inspiration for many. This remarkable country, with its splendid heritage, traditions, and sprawling metropolis, offers a feast for the visual senses. India is home to one of the oldest and largest film industries in the world. Each year, thousands of movies produced in India are released worldwide. The stories may be local in nature, but their reach is beyond boundaries. The success of these films internationally is evidence of India's century-old cinematic excellence. India, a talent pool of film professionals, a land of picturesque locations, a culture of warm and welcoming communities, offers to the world an enchanting canvas to create masterpieces of cinema. I think we have a chance to make this kind of a life-changing experience, and I think we need it. Welcome to the best exotic Marigold Hotel. This is incredible. In India, we have a saying, everything will be all right in the end. So if it is not all right, it is not yet the end. The Indian film industry has exceptional filming talent and resources. With 900 plus animation, visual effects, gaming and comics facilities and approximately 180,000 professionals, 10% of the global animators and VFX artists are from India. Over the years, Indian animation and VFX studios have contributed to many internationally acclaimed films, which have been recognized and appreciated on some of the world's biggest stages. 170 plus international projects from 35 countries with a diverse range of production and post-production requirements have taken advantage of India's diverse and varied locations, vast local talent pool, and availability of state-of-the-art equipment and facilities. Great filmmaking starts with great collaborations. India has partnered with several countries to co-produce many films with international partners under the official audio-visual co-production agreements. To further boost international content collaborations, the Government of India has now significantly enhanced the cash incentives offered to foreign production companies for production of films in India and for official co-productions. Feature films, animation shows, web series, reality television shows and documentaries are eligible for claiming this incentive. Under the scheme for foreign productions, up to 40% of the expenses incurred in India, subject to a cap of 300 million rupees, can be reimbursed to the producers. This is a 12-fold increase from 20 million rupees offered earlier. The reimbursement is also available for projects that undertake only post-production, visual effects and digital or animation work in India. And the process for claiming such incentives have now been simplified further. If the project has been granted official co-production status under any of the existing bilateral treaties, 30% of the qualifying expense can be reimbursed subject to a cap of 300 million rupees. The co-producers can also claim up to 50% of the approved amount as interim reimbursement after the start of the project in India.
Top this up with incentives offered by various Indian states, and producers can avail of approximately $4 million as incentives. The Film Facilitation Office (FFO) has been set up to provide a single window permission clearance system under the government's Ease of Doing Business initiative, which facilitates creative collaborations on a global scale. India, a country of storytellers, a land rich in filming resources and breathtaking landscapes, an environment that inspires filmmakers to convert their vision into reality. Come, experience this phenomenon. Come to India. Come home to your imagination. विश्व कप 2023 के फाइनल में मिली हार भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने 2 रन क्या लिए कि करोड़ों भारतीयों का सपना टूट गया। हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। कप्तान रोहित शर्मा तो तुरंत ही ड्रेसिंग रूम में चले गए। कई खिलाड़ियों की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से मिलने और हौसला बढ़ाने के लिए ड्रेसिंग रूम पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों के पास पहुंचकर उनका दर्द शेयर किया और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं उस वक्त की तस्वीरें। भाई देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कहाँ राहुल कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू खेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा कर दो घर से। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों का। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। और बात कर लेते हैं फुटबॉल की। भारतीय फुटबॉल टीम 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर के दूसरे दौर के मुकाबले में आज कतर के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। इस मैच को भारतीय फुटबॉल टीम के लिए ग्रुप ए में सबसे कठिन चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि क्वालिफायर के पहले मैच में कुवैत को 1-0 से हराने के बाद भारतीय टीम का हौसला बढ़ा हुआ है। भारत घरेलू मैदान पर कतर को कड़ी टक्कर देने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन मेहमान टीम प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत कर सकती है। भारतीय टीम ने 4 साल पहले एशियाई चैंपियन कतर को गोल रहित ड्रॉ पर रोक दिया था और इस मुकाबले में ये टीम के लिए प्रेरणा का काम कर सकता है। और अब समय आपसे विदा लेने का, और विदा लेते लेते और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 21 नवंबर साल 1908 को सत्येंद्र नाथ बोस शहीद हुए। सत्येंद्र नाथ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गर्म विचारों के क्रांतिकारी थे। अरविंद घोष के प्रभाव से वे क्रांतिकारी आंदोलन के संपर्क में आए। बोस ने युवकों को अपने दल में शामिल करने के लिए छात्र भंडार नाम की एक संस्था बनाई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी का प्रचार करना था, लेकिन इस संस्था ने युवकों को क्रांतिकारी दल से जोड़ने का कार्य किया। दमनकारी जज किंग्सफोर्ड की हत्या कराने के लिए खुदीराम बोस को सत्येंद्र नाथ ने ही खोजा था। किंग्सफोर्ड पर आक्रमण की घटना के बाद अवैध तरीके से हथियार रखने के कारण सत्येंद्र नाथ को 2 महीने की सजा हुई और उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया।
जेल के अंदर ही उन्होंने एक मुखबिर की हत्या की, जिसके तहत बोस पर इस हत्या का मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और अंत में आज ही के दिन 1908 में सत्येंद्र नाथ को फांसी की सजा दी गई और वे देश के लिए शहीद हो गए।